आपको क्या लगता है फ्रेंडली फाइट आखिर क्यों हो रही है महागठबंधन? कभी वो भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं और कभी आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं। आरजेडी भाजपा की पिच पर खेलने को मजबूर हो गई। उनके पिता का भी वही फार्मूला है, अब उसी फार्मूले पे वो चलने की कोशिश। वो वैसे ही प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव, आपको क्या लगता है कि किसका खेल बिगाड़ेंगे इस बार? बिहार में एक कहावत है, घर टूटे जवार लूटे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। नाम दो हैं जिनको लेकर बिहार की सियासत अपने चरम पर है। पहला नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, तो दूसरा नाम महागठबंधन की तरफ से सीएम चेहरा तेजस्वी यादव का है। लेकिन इस बार समीकरण कुछ नए भी बन रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इन दो चेहरों के अलावा एक तीसरा चेहरा भी है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है कि क्या वो बिहार के पारंपरिक या यूं कहें कि प्रासंगिक वोट बैंक को फिर से ध्वस्त करने की कवायद रखता है। आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं अमित विक्रम और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम संवाद, जहां पर हम राजनीतिक मुद्दों पर इत्मीनान से चर्चा करते हैं। तो चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं संदेश वाहक अखबार के स्थानीय संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। चुनाव तो अपने चरम पर पहुंच चुका है। एनडीए भी लगातार एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है। महागठबंधन में खींचतान को लेकर चर्चाएं हैं। आपको क्या लगता है फ्रेंडली फाइट आखिर क्यों हो रही है महागठबंधन? अमित जी, बिहार विधानसभा चुनाव में पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता में 20 साल कह लीजिए या 2 दशक कह लीजिए, नीतीश कुमार एन केन प्रकार में मुख्यमंत्री बने रहे, सत्ता में रहे। कभी वो भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं और कभी आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में दो बड़े परिवर्तन दिखाई पड़े, दो बड़े फैक्टर भी दिखाई पड़ा। एक जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर। दूसरा तेज प्रताप यादव, जनशक्ति जनता। और एक तीसरा मुद्दा भी इसमें प्रकारांतर से या समानांतर चल रहा है, वो है SIR, जिसको लेकर के वोट चोरी का माहौल बनाया गया महागठबंधन, विशेषकर कांग्रेस की ओर से। इन्हीं चीजों को देखते हुए महागठबंधन ने या इंडिया गठबंधन ने या राजद ने और कांग्रेस ने अपने सहयोगियों की संख्या भी बढ़ाई। इस बार सहयोगियों की संख्या इसलिए भी बढ़ाई गई ताकि चुनाव को जीता जा सके अधिक से अधिक मार्जिन से और राजद सत्ता में आ सके। अब अगर आप देखिए तो जहां तक एनडीए का सवाल है, राजग का सवाल है या भाजपा नीत गठबंधन का सवाल है, उसमें सहयोगी दल एक साथ खड़े हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जदयू हो, भाजपा हो या उपेंद्र कुशवाहा, RLSP या माझी की पार्टी, हम सब एक साथ खड़े दिखाई पड़ते। हालांकि शुरुआती दौर में जब सीट शेयरिंग का मामला आया था तो उस समय कुछ चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें देने पर अन्य सहयोगी दलों ने सवाल उठाया था, खासतौर पर माझी ने भी उठाया था और उपेंद्र कुशवाहा भी दुखी थे।
लेकिन राजद राजग एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व था, इन दोनों को बहुत आसानी से मैनेज किया। माना ये जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को कहा गया कि भाई आपको हम राज्यसभा में फिर से भेजेंगे और आपको एक एमएलसी सीट देंगे, वो भी मान गए। हम के साथ भी इसी कुछ टाइप का समझौता हुआ तो माझी भी मान गए। चिराग पासवान तो 29 सीट पाके गदगद है। और जैसे जैसे महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में फ्रेंडली फाइट का माहौल बना, वैसे वैसे एनडीए ने अपनी एकजुटता बिहार की जनता के सामने पेश करनी शुरू की कि महागठबंधन में तो आपस में ही खींचतान चल रही है, चाहे वो राजद कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, जो उनकी सहयोगी पार्टियां, उनमें आपस में खींचतान चल रही है। लेकिन हम एकजुट, और उस एकजुटता में आप और भी चीजें देखिए कि जदयू और भाजपा इस बार 101 पे चुनाव लड़ रही है। वहां कोई बड़ा भाई छोटे भाई का कॉन्सेप्ट इस बार खत्म हो चुका है। चिराग पासवान 29 सीटों पे लड़ ही रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो चाहे वो अमित शाह हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जदयू के नेता हो, सब एक ही बात कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री मोदी चीफ मिनिस्टर तो बनने आएंगे, तो नीतीश कुमार ही अघोषित रूप से सीएम चेहरा है बिहार में। वहां घोषित करने की कोई जरूरत भाजपा को या जदयू को समझ में नहीं आ रही है कि हम नीतीश कुमार को चेहरा घोषित करें। ये बिहार की जनता में सर्वमान्य संदेश है कि अगर एनडीए सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। विपक्ष लिखने से मुद्दा बना, विपक्ष मुद्दा बनाए बात अलग, लेकिन जनता में वही संदेश, क्योंकि उसके पैरेलल भाजपा ने कोई चेहरा नहीं रखा है। लेकिन लोग उदाहरण जैसे राजस्थान का देते हैं, मध्य प्रदेश का देते हैं, वो अलग की चीज है कि उस पे आप रिजल्ट परिणाम आने के बाद चीजें स्पष्ट होंगी। उस मुद्दे पे कि भाजपा और जदयू को कितनी सीटें मिलती हैं चुनाव परिणाम, चुनाव में, उसके आधार पर ये चीजें तय हों। और इनका देख लीजिए महागठबंधन, महागठबंधन में सीटों की घोषणा तक नहीं की गई आधिकारिक तौर पर। आधिकारिक तौर पर अगर आप देखिए नहीं हो पाई, तो महागठबंधन ने अपने सीटों की, अपने दलों की सीटों की घोषणा नहीं की। और अगर आप सीटों की बात करें तो 2020 के चुनाव में राजद 144 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, इस बार 143 पे लड़ा। कांग्रेस 70 में लड़ी थी, इस बार 61 पर लड़ा। और मजेदार बात यह है कि इन 61 सीटों में भी 9 सीटों पर कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है। हाँ, फ्रेंडली फाइट हो रही है, फ्रेंडली फाइट हो रही है। 5 सीटों पर तो राजद से उनकी फ्रेंडली फाइट है। कहा ये भी कि पुरानी सीटें दे दी गई, कोई नई ऐसी सीटें नहीं है। बात ये नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस, राजद इतनी सीटें भी देने को तैयार नहीं था कांग्रेस। और क्योंकि वो मान के चल रहा था कि हमने 70 सीटें दी थी तो कांग्रेस ने कोई कमाल नहीं दिखाया। हाँ, जाहिर सी बात। और ये भी बिहार में जनमानस में ये प्रचलित है कि कांग्रेस पुछल्ला बन के रह गई है राजद। पिछलग्गू पार्टी है, पिछलग्गू पार्टी के रूप में कांग्रेस वहां अपना अस्तित्व
बनाया और कांग्रेस का वहां भी कोई उस तरीके का जनाधार नहीं। तो कांग्रेस भी इंतजार कर रही है उस समय का कि वो क्या कर सकती है। फ्रेंडली फाइट की वजह क्या मानते हैं, वजह क्या? फ्रेंडली फाइट देखिए कब होती है, जब आप सीटों का बंटवारा, फ्रेंडली फाइट तो ये भी कर सकते थे एनडीए वाले, लेकिन यहाँ फ्रेंडली फाइट क्यों नहीं हुई? उसका सबसे बड़ा कारण वही था कि जब आप सहयोगी दलों की संख्या बढ़ा लेंगे, जिनके जनाधार नहीं है उनको भी जातिवाद के नाम पर, जाति समीकरणों के नाम पे अपने साथ जोड़ लेंगे कि हम जीत जाएंगे, 2% इनका मिल जाएगा, 1% इनका मिल जाएगा। क्योंकि बिहार की राजनीति अधिकांश अगर आप देखिए तो बिहार की राजनीति जातिवाद पे ही आधारित है। आज भी यूपी और बिहार की राजनीति में जाति का फैक्टर सबसे ऊपर। तो यही गणित महागठबंधन ने लगाया कि हम 1% वाले, अब जैसा कि आप देखिए बात ओबीसी कहते ही हैं कि 2% वाले मुकेश सहनी को जो है सीएम, डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, का चेहरा बनाया जा रहा है, और हम 18% है, यानी मुस्लिम 18% है, उनको कोई पूछता नहीं है, जबकि हम हमेशा जो है राजद को या महागठबंधन को वोट देते हैं। तो वैसे नहीं दरी बिछाने वाला बहुत सारे उदाहरण। तो अब इसका परिणाम ये हुआ कि जो छोटी पार्टियां आपके साथ जुड़ी, जिनका जनाधार नहीं है और वो ये समझ रही कि जाति आधारित गठबंधन आपने हमसे किया है, तो उसका वो फायदा लेंगे और वो बार बार सीटों की मांग करेंगे, अधिकतम सीटों की मांग करेंगे। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, राजभर ने वहां सीटें मांगी, लेकिन राजभर को सीटें नहीं दी। तो इन्होंने कहा कि हम वहां के लिए चुनाव लड़ेंगे, यहाँ हमारा गठबंधन रहेगा, यही बात। तो वहां जब ये आपने किया तो सीपीआई हो या अन्य छोटे दल, उन्होंने एक समस्या उत्पन्न कर दी। पहली बात तो सीटों पर आपने सहमति नहीं जताई, दूसरी बात अति महत्वाकांक्षा भी इसका एक बड़ा कारण है। देखिए राजद वहां ये चाहती है कि अगर अकेले दम पर वो बहुमत न ले आ पाए, 143 सीटों पे चुनाव लड़ रही, 243 पे चुनावी है, 254 प्रत्याशी ने उतार दिया, 243 विधान सीटों पर 122 चाहिए बहुमत के लिए, 122 चाहिए, 143 पे ये लड़ रहे। राजद का गेम प्लान ये है कि अगर हम अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाते तो एक या दो पार्टियां ऐसी हों जिनकी सीटें मिला करके हम सत्ता में पहुंच जाए। इसके लिए वो इस तरीके की प्लानिंग उनकी थी और यही वजह है कि वो फ्रेंडली फाइट के लिए भी तैयार है। ये अति महत्वाकांक्षा है। आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं तो किसका वोट काटेंगे? त्रिकोणीय चुनाव कर दिया आपने खुद ही। भाई राजद के प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े 5 सीटों पर, कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों के सामने सीपीआई के प्रत्याशी खड़े हैं और इन दोनों प्रत्याशियों के सामने एनडीए का प्रत्याशी खड़ा है। तो अगर ये आपस में वोट काटेंगे तो फायदा किसको होगा? स्वाभाविक है कि एनडीए को फायदा होगा, प्रत्यक्ष रूप से आप देखिए। बावजूद इसके आपने रणनीति नहीं बनाई, तालमेल स्थापित नहीं किया, उसका परिणाम ये हुआ कि उन जगहों पर जहां आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं वहां जनता
भ्रमित होगी, यानी इनका जो वोट बैंक है, जाहिर इनके सी जो समर्थक हैं वो भ्रमित होंगे कि कौन जीत रहा है या किसे हमें वोट देना चाहिए, कांग्रेस पे जाए कि आरजेडी पर जाए, कि हम सीपीआई के साथ जाएं, कि अन्य छोटे दलों के साथ जाएं, महागठबंधन। लेकिन एनडीए का प्रत्याशी वहां खड़ा है, तो जो उसके समर्थक होंगे या जो उसको वोट देना चाहते होंगे वो सीधे वहीं जाएंगे हम्म, कि भाई ये अगर सीट यहाँ से निकलती है तो ये सीधे एक सीट है। हाँ, ये एनडीए मतलब चिराग हाँ पासवान मांझी हाँ सब एक। हाँ, सब एकजुट, एनडीए का मतलब है कि वहां सहयोगी दल एकजुट हैं। तो फ्रेंडली फाइट दो बड़े कारणों से, एक तो राजद का ये प्लान कि अगर हमारे पास अपने बल पे बहुमत नहीं मिलता है तो हम एक दो पार्टियों को मिला करके, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे अन्य पार्टी, वीआईपी। उनको मिला करके हम अपना बना ले ताकि हमारे ऊपर शासन चलाने के दौरान ज्यादा दबाव न हो। दूसरी उनकी महत्वाकांक्षा अधिक से अधिक सीटें जीतने की है। तो जब आप अधिक से अधिक सीटें जीतने की महत्वाकांक्षा अभी से सामने रख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपस में दरार पड़े। अब सवाल ये है कि जहां 11 जगहों पर फ्रेंडली फाइट आप कर रहे हैं, वहां पर तेजस्वी किसके लिए वोट मांगेंगे, अपनी पार्टी के लिए या कांग्रेस के लिए? जाहिर सी बात। तो स्वाभाविक है बंटना तय है, और कांग्रेस जाएगी तो किसके लिए मांगेगी, या तो कुछ बोलेगी नहीं, और न बोलना भी बोलना होता है। जाहिर सी। अगर राहुल गांधी उन क्षेत्रों में जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है उन क्षेत्रों में जाकर के एक भाषण देते हैं और चले आते, तो कांग्रेस के वोट कहाँ जाए? कांग्रेस के समर्थक तो जाएंगे उधर ही, कांग्रेस ही देना। कांग्रेस पार्टी के जो सिंबल पे चुनाव लड़ रहा उस पे जाएंगे, और वही तेजस्वी यादव के साथ होगा, वही सीपीआई के प्रत्याशी के साथ हुआ होगा, वही अन्य महागठबंधन के दलों के साथ होगा। तो ये दो महत्वाकांक्षाएं निश्चित रूप से भ्रमित करेंगे, और वो केवल 11 सीट पे ही नहीं प्रभावित करेंगे, वो जनता के सामने इस बात को भी संदेश पहुंचाएंगी कि जब आज ये एक मत नहीं है तो सत्ता पाने के बाद क्या सत्ता में स्थिरता आएगी, और अगर सत्ता में स्थिरता नहीं आती तो देखिए बिहार की राजनीति, अब वहां की राजनीति में पानी बहुत बह गया। वहां की जनता वैसे भी पॉलिटिकली अगर आप देखिए तो बिहार की जनता पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांग है, और उसका माइंडसेट एकदम क्लियर होता है, उसमें जातिवादी फैक्टर भी होते हैं और तमाम करंट फैक्टर्स भी होते हैं, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। तो अगर इन सब चीजों को मिला दीजिए तो एक संदेश तो आपने गलत भेज दिया, और यही वजह है कि बार बार एनडीए अपनी एकजुटता दिखा रहा है, और चिराग पासवान की पार्टी ने साफ कह दिया, चिराग पासवान ने इस बात को अभी बयान दे दिया कि नीतीश को, हमारी मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है और हमारे जितने भी विधायक होंगे वो सब नीतीश कुमार का समर्थन है। चिराग पासवान का ये बयान देना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार खिलाफ लड़े थे, क्योंकि पिछली बार इन्होंने जदयू को सबसे ज्यादा डेंट पहुंचाया, सबसे ज्यादा। तो अगर आप कुल मिला के देखिए तो वर्तमान स्थिति महागठबंधन और एनडीए के बीच जो चुनाव चल रहा है, अभी फिलहाल तो दो ध्रुवी चुनाव ही दिख रहा है, एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया गठबंधन। लेकिन अगर इन्होंने ये फ्रेंडली फाइट जो किया है तेजस्वी ने, इसमें कहीं न कहीं एनडीए को घेरने में तेजस्वी यादव कहीं न कहीं खुद घेरते दिख रहे हैं। उन्होंने एनडीए को घेरने के लिए सारा किया।
अब उसी में ये घिर गए हैं, क्योंकि इसका रिस्पांस बहुत गलत हाँ, जा रहा है। जनता के बीच में। और 2 सीटें आप पहले से आपके चुनाव नामांकन रद्द हो चुके हैं। हाँ, 11 सीटों पर आपने पेंच फंसा दिया है। 13 सीटें विधानसभा चुनाव में, जहां 243 सीटों पर चुनाव हो रहे हों और पूरे दमखम से एनडीए गठबंधन जमीन पे उतरा हो, हर समीकरण साध रहा हो, वहां पर अगर आप उसी लेवल पर आकर के संघर्ष नहीं करेंगे, प्रतियोगिता नहीं करेंगे, फ्रेंडली फाइट और खींचतान दिखाएंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं इस फ्रेंडली फाइट में पूरा इंडिया गठबंधन और खुद तेजस्वी यादव फंसते दिख रहे हैं। यही स्थितियां फिलहाल इसमें दिखाई दे रही हैं। अच्छा, बिहार में युवा जो वोटर्स हैं उनकी जनसंख्या काफी है। आपको क्या लगता है कि इस बार के जो बिहार का युवा है वो किधर जा रहा है? एक नेपाल में जब क्रांति हुई, क्रांति कह लीजिए या युवाओं का आक्रोश कह लीजिए, उसके बाद से एक चलन सा हो गया जनरेशन जेड, जेन जी। सवाल उठा जेन जी का, और ये जेन जी हर चुनाव में महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जेन जी 1997 के बाद जो जिन लोगों ने जन्म लिया है, उन्हें जनरेशन जेड के रूप में रखा जाता है। अगर पूरे देश में देखिए तो बिहार में सबसे ज्यादा 58% युवा आबादी है, 58%। और इसमें टोटल जो मतदाता है वो करीब 7.5 करोड़, जिसमें 3,92,00,000 से आसपास या उससे थोड़ा आगे पीछे पुरुष हैं और 3.5 करोड़ महिला। इसमें भी अगर आंकड़े देखें आप तो करीब 2.25 करोड़ युवा, ठीक ठाक संख्या। और ये 25% और 24% के करीब युवा आबादी। और इन्हीं युवाओं में अगर आप पहली बार वोट देने वालों की संख्या देखिए चुनाव आयोग के अकॉर्डिंग, तो करीब 14 लाख के ऊपर ऐसे वोटर हैं जो पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में वोट कर इस बार 2025। इस बार अब ये जो स्थितियां बनी, चूंकि बिहार में 2 दशक तक नीतीश कुमार सत्ता में रहे, और अगर इस सत्ता को आप देखिए, इनके सत्ता को, नीतीश कुमार, तो ये हर बार ये बात कहते हैं कि भाई जंगल राज आ जाएगा, ये वो। कानून व्यवस्था का, लालू प्रसाद यादव की सरकार के समय की कानून व्यवस्था और जंगल राज और विकास न होने, बेरोजगारी, अपराध, तमाम मुद्दे उठाते, आज भी उठाते, गाहे बगाहे भाजपा भी उस पर फोकस करती। लेकिन जो ये 25% की आबादी है जेनजी वाली युवा आबादी, युवा 58%, उसमें जेनजी 25%। फर्स्ट टाइम वोटर 14 लाख। तो ये जेनजी जो है, इन्होंने देखा नहीं जंगल राज, उन्हें जंगल राज के बारे में मालूम नहीं। उन्होंने न कांग्रेस की सत्ता देखी, न लालू प्रसाद यादव की सत्ता देखी, जब से पैदा होने तो तो ऐसी स्थिति में उनको ये चीजें प्रभावित
नहीं करते। ये आज इंटरनेट युग से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं और अपने राज्य की तुलना विदेशी राज्यों से करते हैं कि वहां क्या सुविधाएं हैं, यहाँ क्या सुविधाएं। उनके पास तमाम सवाल हैं, बेरोजगारी से लेकर के, पलायन से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, तकनीक से लेकर तमाम सवाल। तो स्वाभाविक है इन सारी चीजों को देखते हुए हर पार्टियां युवाओं पर फोकस कर रही हैं। आप अगर तेजस्वी यादव को देख लीजिए, हम तेजस्वी से शुरू करते हैं। तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि हम हर परिवार को नौकरी दें। तो ये परिवार कौन? युवा वाले। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे हर जिले में। युवाओं की तरह से आक्रामक मुद्रा में दिखने की कोशिश कर रहे हैं, यूथ आइकॉन यूथ आइकॉन बनने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रेसअप अपना चेंज करते रहते हैं जब जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के काल में कई योजनाएं युवाओं को ध्यान में रख करके चलाई गई, जिसका फायदा भी उनको मिलता रहा चुनाव दर चुनाव। अभी हाल में उन्होंने घोषणा की कि जो स्नातक हैं, बीए हैं और जो इंटर पास हैं और उनको रोजगार नहीं मिला है, उन्हें 1,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता वो 2 साल दें। और नीतीश कुमार ने इस बात की भी घोषणा की कि हम 1 करोड़ नौकरियों का सृजन करेंगे, 1 करोड़ नौकरियां। अब ये बात अलग है कि वो कितना उसमें सफल होते हैं, कितना असफल होते हैं, या सत्ता में आते हैं या नहीं आते हैं, वो बात अलग है। लेकिन इन्होंने युवाओं पर फोकस करते हुए ये मुख्य घोषणाएं की। लेकिन अगर आप देखिए युवाओं की मानसिकता को, अगर देखिए तो युवाओं के मस्तिष्क में सबसे ज्यादा प्रभाव मोदी का है। आज ही फैक्टर है बिहार में। प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा प्रभाव, क्योंकि आज का जो बिहार का युवा है वो राष्ट्रवाद से भी प्रभावित है, हिंदुत्व से भी प्रभावित है और विकास से भी प्रभावित है, और मोदी के डिजिटल इंडिया से भी प्रभावित है और मुद्रा योजना से भी प्रभावित है, क्योंकि मुद्रा योजना के थ्रू उन्हें आगे बढ़ने का, स्टार्टअप तैयार करने का हो। और आप देखते भी हैं कि मोदी अक्सर युवाओं पर फोकस करते रहते हैं, युवा और महिलाओं। तो बिहार में आज की डेट इन्होंने, एनडीए ने और महागठबंधन दोनों फोकस कर रहे हैं। इवन राहुल गांधी तो युवा नेता के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये सारे के सारे उस पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन एक तीसरी पार्टी भी, जन स्वराज, प्रशांत किशोर युवाओं के मन में परिवर्तन की बाढ़ लाना चाहते हैं, परिवर्तन की तरफ उनको अग्रसर करना चाहते हैं, और इसके लिए वो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अपराध का मुद्दा हो। विभिन्न मुद्दों पर वो घेर रहे हैं नीतीश कुमार को और बार बार युवाओं पर फोकस कर रहे हैं कि आप परिवर्तन लाइए, आप परिवर्तन लाइए, आप परिवर्तन लाइए। क्योंकि हमने जदयू सरकार भी देख ली, नीतीश कुमार की भी देख ली और लालू प्रसाद यादव की भी देख ली, अब एक तीसरे विकल्प की चल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सारी चीजों में युवा किस तरफ बैठेगा? जातिवादी फैक्टर किस तरह काम करेंगे? हिंदुत्व, विकास, राष्ट्रवाद और योजनाएं सरकार की और विपक्ष की रणनीति किस तरह से काम करेगी? युवा किधर जाएगा?
ये तो फिलहाल चुनाव परिणाम ही बताएंगे, और कुछ स्पष्ट दिखाई या आप अनुमान अभी नहीं लगा सकते कि ये जो जनजी है वो किस तरफ जाते दिख रहा है। अभी ये तय नहीं कि एक ही तरफ जाएंगे। अच्छा, वक्फ कानून को लेकर जिस तरीके से अभी बीते दिनों बयान आया तेजस्वी यादव का कूड़ेदान में फेंकने को लेकर, आपको नहीं लगता कि बिहार में कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिहार जो चुनाव है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहा है, या फिर आरजेडी भाजपा की पिच पर खेलने को मजबूर हो गई है? देखिए अमित जी, सबसे पहले बिहार में माई समीकरण बना करके सत्ता तक पहुंचने का काम लालू प्रसाद यादव, मुस्लिम यादव। मुस्लिम यादव। अगर इस नजरिए से आप देखें तो तेजस्वी यादव एक तरीके से अपने पिता के फार्मूले को साधने की कोशिश कर रहे हैं, या हल करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वही उनके पिता का भी वही फार्मूला था। अब उसी फार्मूले पे वो चलने की कोशिश, इसमें सबसे पहले सेंध लगाया माई समीकरण में, सबसे पहले सेंध लगाने का काम किया नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने इसमें मुस्लिम वोटों में और पिछड़ी जातियों में इनका की पकड़ तो मजबूत थी, लेकिन मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की और इसमें सफल रहे, और ये सेंध उन्होंने पसमानदा के नाम पे लगाई। अगर आप ये जो पसमानदा, भाजपा बार बार पसमानदा की बात करती है इसी सेंध लगाने की प्रक्रिया में कि मुस्लिम वोटों पे भाजपा का प्रभाव बढ़े, तो ये पसमानदा का सबसे पहला कारगर प्रयोग अगर किसी ने किया नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार ने किया। और आप हैरानी की बात है, या आप इसको दिलचस्प मुकाबला भी समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहते हुए भी मुस्लिम वोट पाते रहे और सत्ता पाते। ये बात सही है। ये एक आश्चर्यजनक चीज कि इसके बावजूद मुस्लिमों ने नीतीश कुमार को वोट दिया, कि वो भाजपा के साथ हैं फिर भी वोट दिया और वो सत्ता पाते। इस समीकरण में पिछली बार नीतीश कुमार असफल 2020 के विधानसभा चुनाव। इसका एक उदाहरण हम आपको सीमांचल के क्षेत्र को देखते हुए दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सीमांचल को देखें तो यहाँ 4 जिले हैं, किशनगंज है, कटिहार है, अररिया है, पूर्णिया है। इन 4 जिलों में कुल विधानसभा सीटें 24। नीतीश कुमार ने 2020 यहाँ 11 मुस्लिम चेहरे उतारे थे, उन्हें टिकट दिए, लेकिन एक भी मुस्लिम सीट वो हासिल नहीं कर पाए सीमांचल से। हालांकि एनडीए तब भी 12 सीटों पे जीती, 12 सीटों से मिली थी उसी सीमांचल। अलीनगर सीट पे शायद जीत गई। तो आप इसको नीतीश कुमार के उस पासमानदा में सेंध मान कि पासमानदा की जो नीति थी 2020 में नीतीश कुमार की गड़बड़, और इसका कारण ओवैसी रहे, ओवैसी की पार्टी रही। ओवैसी ने वहां अपने चुनाव सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की ओवैसी पार्टी। उसमें 7 सीटें राजद को मिली थी और 5 सीटें ओवैसी।
ये बात अलग है कि बाद में 4 इनके विधायक चले गए राजद के साथ, वो बात अलग है, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका था नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार के उस फार्मूले का जिसमें ये पासमानदाओं को साथ लेकर के जा रहे। अब सवाल ये भी है कि इस जो व्यवस्था बनाई गई या जो राजनीतिक समीकरण साधे गए, क्यों राजद को वोट नहीं दिया वहां के मुस्लिमों ने? अगर वो नीतीश से नाराज थे तो राजद को क्यों वोट नहीं दिया? क्यों ओवैसी को चुना? और अगर राजद को नहीं देना चाह रहे थे तो नीतीश को क्यों नहीं दिया? ये एक बड़ा सवाल। नई नवेली पार्टी को चुना। हाँ, नई नवेली पार्टी को, जिसके बारे में ये जानते कि भाई ये सत्ता तक नहीं पहुंच रहा है, ये तो सर्वमान्य तथ्य है कि सत्ता तक नहीं पहुंच रहा ओवैसी, फिर भी दिया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि नीतीश कुमार और राजद दोनों के साथ इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी। क्यों? क्योंकि राजद के साथ मिलकर के भी ये सरकार चला चुके थे और खुद भाजपा के साथ भी सरकार चला चुके थे। तो ऐसा नहीं है, इस बार के विधानसभा चुनाव में भी यही होना है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि केवल नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, आरजेडी के भी खिलाफ है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं तेजस्वी 2 बार। तो ऐसी स्थिति में राजद भी सत्ता का भागीदार रहा है। तो आप ऐसी स्थिति में ये नहीं कह सकते कि खाली एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के साथ है। एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा कम, लेकिन तेजस्वी के साथ भी है, क्योंकि आप भी सत्ता में रहे, आप भी सत्ता का सुफल भोगते रहे। तो इसी कारण राजद को वोट नहीं गए 2020 पे और ना ही नीतीश कुमार की जदयू को गए, और वो सारे के सारे वोट चले गए ओवैसी को। अब इस फैक्टर को, जबकि ये क्षेत्र राजद का बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है सीमांचल का, भाई यहाँ पर जो 24 सीटें हैं उसमें 40% से लेकर के 68% तक मुस्लिमों की आबादी है। स्वाभाविक है जिधर मुस्लिम जाएगा उधर सीटें निकले, पेच तो फंसा ही देगा। इसी सीमांचल में जो कमजोर हुई राजद, तेजस्वी ने वही दांव चला। क्योंकि अगर आप देखिए तो ओवैसी भी इस बार पूरी दमखम के साथ पिछली सफलता को देखते हुए इस बार बहुत आक्रामक तरीके से आने की तैयारी कर रहे हैं और आ चुके। माई समीकरण सधा रहे, मुस्लिम और यादव वोट एकजुट होकर के हमें वोट दे दे तो हम सत्ता तक पहुंच जाएंगे। तेजस्वी इस समीकरण को साधने में जुटे हैं, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया कि अगर वो सत्ता में आते तो वो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक दें। ओवैसी ने जब ये सवाल उठाया कि आप साहनी को तो डिप्टी सीएम बना रहे हैं, 2% वोट वाले, 18% वोट वाले को आप क्या दे रहे हैं? और यही मुद्दा उठाया भाजपा ने, जदयू ने तो साफ कह दिया कि वोट तो आपको मुस्लिमों का चाहिए, लेकिन जब पद देने की बारी आती है तो आप अपने परिवार को देते हैं। तो अगर आप देखिए तो ये मुद्दा उठा, इन्होंने ये दांव चला और इस दांव के एंटी भाजपा ने घेर दिया। और ये सच बात तो ये है कि भाजपा इसी का इंतजार कर रही थी, ताकि
इस पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाया जा सकता। और आप देखिए कि बुर्का का सवाल उठाया भाजपा ने। भाई आप बार बार जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, दिलीप उन्होंने जायसवाल दिलीप जायसवाल जी दिलीप जायसवाल, उन्होंने बार बार चुनाव आयोग से ये बात कही कि भाई ये चुनाव अधिकार का हनन है, मताधिकार का हनन है, और चोरी छिपे बुरके में वोट दिए जा रहे हैं, आप क्यों नहीं इसकी चेकिंग करते। तो चुनाव आयोग ने इस बात को मान लिया कि ठीक है, महिला अधिकारी बुर्का को चेक, नकाब को उठा करके चेक करेंगी, मिलान करेंगे। इसी आधार पर आप देखिए कि वहां के जो केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा के गिरिराज सिंह, वो भी एंटी मुस्लिम बयानबाजी तेजी से कर रहे हैं। गिरिराज को वहां पर भाजपा का कट्टर या हिंदुत्ववादी चेहरा माना जाता है। वो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो अगर आप देखिए पूरा समीकरण, तेजस्वी चले तो थे मुस्लिम सीटों को या माई समीकरण को साधने, लेकिन वो गलती से कहिए या जानबूझ के भाजपा की उसी सांप्रदायिक या ध्रुवीकरण की पिच पर पहुंच गए हैं जहां हमेशा भाजपा एज ले जाती है। और वहां अभी राष्ट्रवाद, विकास और हिंदुत्व का मुद्दा गरमाया हुआ है। आप योगी आदित्यनाथ की पिछली दो सभाओं को अगर ध्यान दीजिए तो सबसे पहले बुर्के का सवाल योगी आदित्यनाथ ने उठाया। वहां बार बार वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठा रहे हैं। ये प्रकारांतर से वही ध्रुवीकरण की राजनीति है जो जिस पिच पर अब महागठबंधन आता दिख रहा है, भाजपा की पिच पर जिस विकास की बात आप कर रहे थे, कल तक रोजगार की बात कर रहे थे, आप अचानक यू टर्न क्यों ले लिया। और इसका एक कारण और भी जो हमने आपको बताया कि ओवैसी की मौजूदगी को कम करने की कोशिश भी दिखाई पड़ती है इसमें। लेकिन वो अगर आप ओवरऑल देखिए तो भाजपा इसी मुद्दे पर अब वक्फ बनाम हिंदुत्व का मुद्दा वहां जैसे जैसे चुनाव प्रचार करीब आता जाएगा वैसे वैसे ये भुनाया जाएगा, भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी और इसको ध्रुवीकरण की और सांप्रदायिक सियासत की राजनीति के रूप में ये पेश हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये बयान तेजस्वी ने जिस संदर्भ में सोच के किया हो, लेकिन ये इनके लिए एक तरीके से भाजपा की सियासी पिच पे खेलना ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओवैसी, प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव तीनों ही अपनी पार्टियों के साथ बिहार के चुनावी मैदान में हैं। आपको क्या लगता है कि किसका खेल बिगाड़ेंगे इस बार? देखिए अमित जी, हम तेज प्रताप से शुरुआत करते हैं। बिहार में एक कहावत है, घर टूटे जवाल लूटे, कि अगर घर में बिखराव हो रहा है, एकता नहीं है, तो जो बाहर के लोग हैं उसका फायदा उठाते रहें। ये कहावत कहीं न कहीं राजद के लिए सटीक दिखाई पड़ती। ठीक है,
तेज प्रताप यादव के पास राजद जैसा संगठन नहीं, तेजस्वी का व्यक्तित्व और तेज प्रताप के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन तेज प्रताप यादव उस घर के बड़े पुत्र हैं और उन्हें बाकायदे निकालने की घोषणा की थी लालू प्रसाद। 6 साल के नौजवान। निश्चित रूप से ये चीजें जनता में गई है, इसमें सहानुभूति एक बड़ा फैक्टर बनेगा तेज प्रताप के लिए, तेज प्रताप कि ये जनता में गई है कि बड़े बेटे को घर से निकाल, पार्टी से बेदखल कर, कुछ बाहरी लोगों के कहने पे। और आपने देखा होगा इनकी बहन भी इनके हाँ साथ थी, विरोध जताया इसका। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी का गठन कर दिया, जनशक्ति जनता दल, जो राष्ट्रीय जनता दल से मिलता जुलता है, JJD। पिछला 2020 का चुनाव देखिएगा तो 15 सीटें ऐसी थीं जिसमें 5000 से कम मार्जिन में राजद ने चुनाव जीता था। तो कहते हैं 11,000 वोट ज्यादा मिले होते तो सरकार हमारी होती। नहीं, 15 सीटें ऐसी थी जिसमें 5000 से कम के मार्जिन भी जीती थी। 50-50, 100-100 की भी सीटें थी। तेज प्रताप यादव जब उन सीटों पर या अन्य सीटों अगर 1-1,500 वोट भी इधर से उधर कर देते हैं, आरजेडी के लिए बहुत दिक्कत हो, तो 10-12 सीटों 15 सीटों पर तो खेल बिगाड़ी देंगे। ठीक है, उनका अपना संगठन नहीं है, उनकी अपनी अभी उस तरीके से स्वीकार्यता नहीं है जनता में, लेकिन सहानुभूति के वोट हैं, उनके पास समर्थक हैं। और ऐसा नहीं है कि राजद के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तेज प्रताप को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, उनके साथ भी होंगे। ठीक है, खुले रूप में ना, लेकिन वोट कौन देखने जा रहा है, कौन किसको दे रहा है। तो एक समस्या तो ये है तेजस्वी के साथ कि आप ने जो परिवार को आप मैनेज नहीं कर सके, और आप ये समझ लीजिए कि भाजपा इस मुद्दे को बुनाएगी। तेजस्वी पर जैसे जैसे चुनाव आएंगे इस बार सवाल उठेगा कि जो आदमी अपना परिवार नहीं संभाल पाएगा वो सत्ता क्या संभालेगा। भाजपा इसको कहने से चूकेगी नहीं, जदयू इसको कहने से जैसे अखिलेश यादव के साथ होता है, जैसे अखिलेश यादव के साथ सवाल उठाए जाते हैं। और आप पिछली बार देखिए तो भाई इस पे भी सवाल उठाए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तेजस्वी यादव ने, तो उसमें से लालू और राबड़ी देवी की जो तस्वीर थी वो गायब थी। इस पे भी सवाल उठाया कि लोग भाई ये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति यहाँ विस्तार ले रही और अपने पिता को ही दरकिनार कर दिया, अपने माता को ही दरकिनार कर दिया। विपक्ष ऐसी छोटी छोटी चीजों को जो इमोशनली जनता को पिंच कर सकती, जनता का मन मिजाज आपके प्रति बदल सकती है, उन इमोशनली पॉइंट्स को विपक्ष जरूर उठाता है। तेज प्रताप भले अपने लिए फायदेमंद ना आज की डेट, लेकिन वो विपक्ष के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वो अपने भाई, छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए घातक भी हो सकता है। जीतने की स्थिति में भले ना, हराने की स्थिति में 10-15 20 सीटों पर खेल बिगाड़ने की स्थिति में तो तेज प्रताप है। दूसरी बात, अब आते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ठीक है 2 साल से मेहनत कर, उन्होंने बहुत कोशिश की कि दिल्ली की जो केजरीवाल की रणनीति रही है वो बिहार में लागू,
है, लेकिन वो इस बात की एनालिसिस करने में शायद चूक गए कि दिल्ली की जनता और बिहार की जनता में जमीन आसमान का बहुत अंतर। वहां का जंजी और यहाँ के जंजी में जमीन आसमान का। जब दिल्ली जैसे जगह में भी जातिवादी राजनीति हो सकती है, पूर्वांचल की राजनीति हो सकती है, तो बिहार में तो खैर वो उसका गढ़ ही ओरिजिन बिहार और यूपी जातिवाद की ओरिजिन ही नहीं है। जातिवाद के आधार पर यहाँ क्षेत्रीय दलों ने जाति आधारित दलों ने वर्षों तक सत्ता का सुख भोगा। आज की अगर हम डेट में देखें तो जिस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उनका फोकस विशेषकर युवाओं पर था। और एक समय ऐसे लग रहा था कि प्रशांत किशोर कुछ कमाल करें, विकल्प बन सकते हैं। विकल्प बनने की कोशिश तो इन्होंने की कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के विकल्प के रूप में अपने को प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की, पूरा दांव चला। लेकिन प्रशांत किशोर एक जगह बड़ी गलती की। अगर आप सत्ता पाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट चुनाव में क्यों नहीं उतरते? सीएम फेस किसको बनाएंगे भाई? अगर केजरीवाल की रणनीति अपनानी थी तो केजरीवाल की तरह से चुनाव में उतरते। जब नेतृत्व करने वाला ही चुनाव में ना उतरे तो नई पार्टियां कितनी देर टिकेंगी? और अगर आप ये मानते हैं कि आप चुनाव लड़ें, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम जो लोग आपके समर्थन में खड़े हैं वो आपके साथ मजबूती से खड़े दिखेंगे, कुछ और लोगों को जोड़ेंगे। तो आपने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि आप तो खड़े ही नहीं हो रहे, और इसके लिए आपके पास कोई बहुत बढ़िया लॉजिक भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर चूंकि रणनीतिकार रहे हैं, चुनावी गुणागणित को अच्छे से समझते हैं, बिहार की जाति राजनीति को और समीकरणों को भी समझते हैं, तो उन्हें लग गया होगा कि शायद मामला बन नहीं रहा। इसीलिए अब आप देखिए कि जिस तेजी से प्रशांत किशोर ने बैटिंग शुरू की थी, उसी तेजी से वो वापसी कर रहा। अब वो निर्दलियों को समर्थन देते फिर रहा। ये सब चीजें ये बताती हैं कि प्रशांत किशोर को शायद यथार्थ समझ में आ गई। और दूसरी बात, आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर को जनजी वोट क्यों देगा? और राजनीति के दृष्टिकोण से देखिए आप, तो जदयू का संगठन, राजद का संगठन, कांग्रेस का संगठन, एनडीए का संगठन, उन संगठनों के प्रकारांतर आपके पास कोई संगठन नहीं है। अभी आपने कोई मजबूत संगठन नहीं उत्पन्न किया। इसके अलावा टिकट बांटने को लेकर भी आरोप लगते रहे। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं प्रशांत किशोर के लिए निगेटिव गई। इसके बावजूद प्रशांत किशोर ने जो हवा बनाई, जो सियासी जागरूकता पैदा करने की कोशिश की, जदयू, एनडीए और इंडिया गठबंधन के खिलाफ, उसको नकारा नहीं जा सकता है। और उसका कुछ न कुछ असर इस चुनाव में आपको निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर की पूरी मेहनत पानी में फिर गई, उसका असर दिखेगा। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर उस असर को देखने के बाद हो सकता है कोई रणनीति में बदलाव करे या कोई नई रणनीति तैयार करे। अब बात आती है ओवैसी। देखिए, इंडिया गठबंधन
अगर किसी से दुखी है, दुखी ही शब्द इस्तेमाल करिए, तो वो है ओवैसी। और अगर आज की डेट में हम देखें तो तेज प्रताप और प्रशांत किशोर, उन सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में ओवैसी। इन्हें अभी परीक्षा देनी है वो देकर बिहार पास में, कर चुके हैं। उन्होंने परीक्षा पास कर, और आप इस बार तो वो मुंगेर में भी आ रहे। आप ये सोच लीजिए, मुंगेर प्रमंडल की 24 सीटें, सीमांचल की 24 सीटें, मुस्लिम आबादी। मुंगेर में तो इनका अपना नेता चुनाव लड़ रहा है, जो जदयू में भी विधायक रह चुका है, राजद में भी विधायक रह चुके हैं, मुनाजिर हसन, उनको उतारा। आज मुंगेर में उनकी सभा भी होनी। इन चीजों से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो तेजस्वी यादव परेशान है, राजद परेशान। पिछली बार सीमांचल में 5 सीटें मिली ओवैसी को। ओवैसी इसको अपनी सफलता मानते हैं, और है भी। इसीलिए वो इस बार अपना विस्तार बढ़ा। अब वो मुंगेर तक पहुंच गए, सीमांचल और मुंगेर, यानी 48 सीटों पर कम से कम अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर वो सबसे ज्यादा अगर किसी पे आक्रामक हैं तो राजद पर है, तेजस्वी यादव पर है। वो बार बार, जैसे ही साहनी का मामला आया तो उन्होंने ये सवाल उठा दिया कि 18% मुस्लिमों का कोई नेता नहीं। इमोशनली उन्होंने ये बात मुस्लिमों तक, मुस्लिम कम्युनिटी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं कि ये आपका वोट ले लेते हैं, आपसे दरी बिछवाते हैं, आपके लिए कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, ये आप इनके वोट बैंक बन के रह गए। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हर जाति का, हर समाज का नेता है, विधायक है, मुस्लिम समुदाय का कोई नेता नहीं है। इसलिए मुस्लिमों की यह स्थिति बिहार में। और राजद केवल आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यही कारण है कि उस ओवैसी के प्रभाव को कम करने के लिए वक्फ कानून को हम सत्ता में आए तो उखाड़ के फेंक देंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे, इस तरीके का बयान तेजस्वी यादव ऐसे ही नहीं दे रहे, उन्हें भी पता है। और केवल यही बयान नहीं दे रहे हैं, ओवैसी के कद को, ओवैसी के महत्व को बिहार की पॉलिटिक्स में इस नजरिए से भी देखिए आप कि ओवैसी को तेजस्वी यादव उत्कटवा पार्टी मान रहे हैं। तेजस्वी ओवैसी की पार्टी को उत्कटवा पार्टी भरे मंच से कहा जा रहा है। यानी कहीं न कहीं ओवैसी का फैक्टर बहुत ज्यादा प्रभावित है बिहार की पॉलिटिक्स में इस समय के विधानसभा चुनाव में। और इसका डर तेजस्वी को भी है, इसका डर कांग्रेस को भी है, इसका डर इंडिया गठबंधन के हर दल, सहयोगी दल। क्योंकि अगर ये बटे वोट मुंगेर में बटे, चाहे सीमांचल में बटे, ये नुकसान करेंगे इंडिया गठबंधन का, ये नुकसान करेंगे कांग्रेस का और उनके सहयोगी दलों का। और इसका सीधा फायदा कहीं न कहीं मिलेगा, अप्रत्यक्ष फायदा या प्रत्यक्ष फायदा कह लीजिए, वो एनडीए को मिलेगा। तो अगर आप देखें कुल मिला जुला कर, तो प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव दोनों प्रभावित तो करेंगे। प्रशांत किशोर कुछ मामलों में भाजपा के सवर्ण वोटरों को प्रभावित करेंगे। तेज प्रताप राजद के वोट बैंक को प्रभावित करेंगे। और सबसे ज्यादा
जो वोट बैंक पर प्रभाव डालेगा वो ओवैसी की पार्टी होगी। तो खेल अगर लबोलुआब आप देखिए तो खेल ये ऐसा नहीं है कि ये तीनों किसी एक के लिए चुनौती बनेंगे। ये भाजपा के लिए भी चुनौती है, थोड़ी कम चुनौती है, और ये राजद के लिए भी चुनौती है, थोड़ी बड़ी चुनौती। महागठबंधन के लिए हाँ, ज्यादा। लेकिन अभी हम चूंकि ये एसआर और आईएसआर SIR जो मतदाता सूची अपडेट हुई वो प्रशांत किशोर और तेज प्रताप की एंट्री, इन सब चीजों ने मिला करके ये स्थिति उत्पन्न कर दी है कि बड़े इस समय कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा। और हम सोचते हैं कि इतनी एनालिसिस के बाद निर्णय अपने दर्शकों पर छोड़ दिया जाए, वो सोचे कि उसका रिजल्ट क्या होगा। यानी कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए असदुद्दीन ओवैसी और तेज प्रताप यादव, वहीं एनडीए गठबंधन के लिए प्रशांत किशोर चुनौती बनते दिख रहे हैं।